हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का बोर्जिक ट्रेल के लिए प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं सोशल साइंस का, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों को आने वाले दिनों में देखा जाएगा। तो आने वाले दिनों में जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 26 अगस्त को, यानी 26/8 को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा सोशल साइंस का। उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये इसका पहला प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद लगातार आपको कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 ये दे पाएँ। क्योंकि आप लोगों को पता है, मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि आप लोगों के लिए कोई वीडियो बना दूं, ताकि आप लोगों का पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। लाइव नहीं हो पाएगा, लेकिन रिकॉर्डेड में धीरे धीरे देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लाइव लाइक सब्सक्राइब तो अब बोलने का मन नहीं करता, क्योंकि आप लोग करते नहीं हो। कोई बात नहीं है, चलिए, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। पढ़ लो, वही बहुत है। पहला सवाल कह रहा है इसमें, निम्न में से किस देश का में एकात्मक शासन व्यवस्था है? भारत में है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, स्विट्ज़रलैंड में है या फिर श्रीलंका में है? तो देखिए, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका श्रीलंका। ठीक है, मैं ज़ोर ज़ोर से नहीं पढ़ा सकता, थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो इसको आप लोग को मैनेज करना होगा। संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे अभी आपने ऊपर पढ़ा था एकात्मक शासन व्यवस्था है, किसका है? श्रीलंका का। तो संघात्मक किसका नहीं होगा? श्रीलंका का नहीं होगा। बात समझ में आया ना? ठीक है, उसका ऑपोजिट है। अगला सवाल है हमारा, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन देख लीजिए, कह रहा है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान, राज्य सरकार के केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदाय का असमान प्रतिनिधित्व है, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व है। एक ड यहाँ से हटा लीजिएगा और यहाँ पे आसमान नहीं होगा, असमान होगा। ठीक है, आकार हटा लीजिएगा, प्रतिनिधित्व है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए कह रहा है, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किन रूप में है? पहला ऑप्शन है आपका सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता का विभिन्न समूह के बीच वितरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सत्ता का क्षैतिज वितरण। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में, सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण में निम्न में से कौन संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यहाँ पे कॉमा है, लगा लीजिएगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, सामाजिक समूह, भाषाई समूह, धार्मिक समूह, या फिर इनमें से कोई नहीं। सबके बीच में कॉमा होगा। ठीक है, ये लगा लेना आप लोग। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? जल नहीं है, वायु नहीं है, या हिम नहीं है, या वन नहीं है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हिम। हिम का कोई भी रोल नहीं होता है मृदा के अपरदन में। अगला सवाल है हमारा, भारत में कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 27%। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर से अधिकार नहीं होता है? मतलब मान लीजिए कोई समुंदर है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा देश है, इधर पाकिस्तान है। ठीक है, इधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया है, और समुंदर है, दोनों की तरफ पड़ता है। कितने किलोमीटर के बाद इंडिया का अधिकार खत्म हो जाएगा और कितने किलोमीटर के बाद पाकिस्तान का अधिकार खत्म, यानी ये अपना नाव यहीं तक चला सकता है, ये अपना नाव यहीं तक चला सकता है। यही इस सवाल का कहने का मतलब है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 200 किलोमीटर के बाद, यानी 200 किलोमीटर के बाद किसी दूसरे देश के क्षेत्र में आप चले जाओगे। अगला सवाल है हमारा, इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? देख लीजिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल संसाधन, पवन, सौर ऊर्जा, या फिर कोयला। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कोयला। क्योंकि कोयला को आप एक बार इस्तेमाल करते हो तो वो ख़त्म हो जाता है ना, आप बार बार उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और नवीकरण संसाधन का मतलब ही होता है कि आप उसको बार 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 यूज़ करोगे। ठीक है, अगला सवाल है, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? कृषि योग्य भूमि कहेंगे, या फिर बंजर भूमि कहेंगे, या चारागाह कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कृषि योग्य भूमि। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है?
फ्रांस की क्रांति से, पुनर्जागरण से, धर्म सुधार आंदोलन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हमारा, फ्रेडरिक सॉर्यू का विषय क्या था? लोकतंत्र था, समाजवाद था, या पूंजीवाद था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र। अगला सवाल है हमारा, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? वर्सा, ठीक है, म्यूनिख, ऑस्ट्रेलिया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रशा के थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, रक्त एवं लौह की नीति को अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने, मैजनी ने, हिटलर ने, या फिर बिलियन ने? तो राइट आंसर है बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालन के रूप में जाना जाता है? इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, या फिर यूनान? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनान हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल है, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? जर्मनी का, फ्रांस का, रूस का, या फिर इनमें से कोई नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो ये फ्रांस का सम्राट था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नेपोलियन को, रूसो को, दिदरो को, या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा रूसो को। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है रूसो को, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आते हैं, जूसेप्पे मैत्सेनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शंस आपके पास है, 1802 में जेनवा में, 1810 में फ्रांस में, 1812 में इटली में, या फिर 1807 ईस्वी में जेनवा में? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1807 में जेनवा में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कह रहा है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन है? रूसो है, दिदरो है, मॉन्टेस्क्यू है? यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर है रूसो। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का जो लेखक है वो रूसो है। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब फ्रांस छींकता है, यहाँ पे सीखता नहीं होगा, छींकता होगा, सही कर लेना, ठीक है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है? मैत्सनी का है, मेटरनिक का है, बिस्मार्क का है, या फिर इनमें से कहीं नहीं? राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, मेटरनिक, ठीक है, यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों का मन करे तो आप लोग लाइक शेयर कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है आप लोगों से, ठीक है। एंड कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने का। मिलते हैं।